प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हम इस कहानी के 2 पार्ट समझ चुके हैं। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 है। ये कक्षा 4 की पुस्तक हिंदी रिमझिम का पाठ नंबर 5 है, जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। पहले पार्ट में हमने इस कहानी को समझा था और दूसरे पार्ट में हमने इस कहानी से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर किए थे और आज हम फिर से इसी कहानी से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, फिर आपको प्रश्न उत्तर समझने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने दोस्त की पोशाक पाठ नंबर 5 कक्षा 4 की हिंदी पुस्तक रिमझिम से पढ़ लिया है और हमने इस कहानी को बहुत मज़े से पढ़ा था और कहानी से जुड़े हमने कुछ कठिन शब्द और कुछ मुहावरे भी समझ लिए थे। लेकिन आज हम इस पाठ से जुड़े प्रश्न उत्तर करेंगे और उन प्रश्न उत्तरों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, तब आपको पूरे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो अब हमारा पहला प्रश्न, तुम्हारे सवाल। भाई वाह, सवाल यानी कि अब आपको जवाब नहीं देना है, आपको प्रश्न भी बनाना है और उनके उत्तर भी स्वयं लिखने हैं। तो इस कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न आपको स्वयं बनाकर और उनके उत्तर कॉपी में लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न बनाने हैं। जैसे एक प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ, बाकी 4 आप खुद करेंगे और अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। मान लीजिए मैं पहला प्रश्न आपको समझाता हूँ। जमाल साहब मामूली सी अचकन पहनकर बाहर क्यों नहीं जाना चाहते थे? पहला प्रश्न बना या नहीं बना? अब इसका उत्तर तो ऊपर ही है जो हमने पाठ पढ़ा था इसी पाठ में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न और क्या बन सकता है? सोचो और इसी तरीके से 4 प्रश्न और सोचने हैं और उन प्रश्नों को आपने यहां पर लिखना है। ठीक है, अब हम अगला पाठ से संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं। तुम्हारी बात, मेरी नहीं आप लोगों की। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने निकले थे। देखा था ना आपने कि बड़े बन ठन कर मतलब बहुत सज संवर कर, अच्छा मेकअप करके, बढ़िया सी टोपी पहनकर, हाँ, हाथ में रुमाल लेकर, बढ़िया पॉलिश जूते पहनकर बन ठन के निकले थे जमाल साहब और नसरुद्दीन। अब हम बन ठन कर कहाँ जाते हैं, यानी कि प्रश्न आपसे पूछा गया है तो आप इसका जवाब खुद ही देंगे। तुम बन ठन कर कहाँ जाते हो? देखो भाई, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बन ठन कर अपने मामा के घर पे चला जाता हूं, बुआ जी के घर भी जाता हूं, और जब भी हम किसी दूसरे के घर पर जाते हैं, रिश्तेदारों के घर पर जाते हैं, तो हम बन ठन कर ही जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि सुबह सुबह मुंह धोया भी नहीं और पहुंच गए अपने रिश्तेदारों के घर पर। ऐसे तो क्या होगा, हमारा मजाक बनेगा। इसलिए हम जब भी कहीं पर जाते हैं तो बड़े अच्छी तरीके से सुंदर साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, है ना। ऐसे थोड़ी कि हम खराब कपड़े पहनकर कहीं चले जाएं। हाँ, तो बन ठन कर आप कहाँ जाते हो, आपको उस बारे में लिखना है। तुम किस तरह से बनते और ठनते हो? बनते और ठनते यहाँ पर मतलब है तुम किस तरीके से अपने आप को सुंदर दिखाते हो। देखो बच्चों, साफ कपड़े पहनना भी बनना ठनना होता है। ठीक है, साफ कपड़े पहनना
इससे भी इंसान बन ठन सकता है ना। पॉलिश वाले जूते पहनना, ये भी बनना ठनना होता है। आप रोज नहाते हो, इसे भी बनते ठनते कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जवाब लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखें, तुम्हारी समझ से। अब एक बात आप ध्यान से देख रहे हो बच्चों, ये सभी प्रश्न तुम्हारी बात, तुम्हारी समझ और तुम्हारे सवाल, यानी कि इसमें टीचर कुछ नहीं करेगा, इसमें सारा काम बच्चों को ही करना है, क्योंकि बच्चों को ही तो आगे बढ़ना है और बच्चों को ही चीज़ें समझनी है। टीचर को तो आती होंगी ना ये सब बातें। तो अब आपकी समझ से अगला क्या कहानी बनती है, देखिए ध्यान से। तीसरे मकान, आखिरी मकान था ना, तीसरे मकान में से जब निकले, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। देखो तुम्हें याद हो तो पहली बार में तो कहा था अचकन की बात क्यों की, ये क्यों कहा कि ये अचकन तुम्हारी है। दूसरी बार में कहा कि तुमसे अचकन के बारे में बात किए बिना रहा नहीं जाता। तीसरी बार में कहा, तीसरी बार में क्या कहा, तीसरी बार में तो कुछ भी नहीं कहा। तीसरी बार में क्या कहा होगा ये आप लोगों को सोचना है, आप सोचेंगे इस बारे में। भाई देखो मेरे हिसाब से तो हो सकता है कि हो सकता है जमाल साहब घर पे गए हो और जमाल साहब ने कहा हो, भैया नसरुद्दीन जी हमारी और तुम्हारी दोस्ती अब हो गई ख़त्म, ये लो अपनी अचकन, तुमने तो हमारी बेइज्जती ही कर दी, चारों तरफ ये कह दिया कि ये अचकन हमारी नहीं है आपकी है। ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हुआ होगा कि जमाल साहब ने कहा हो, अरे नसरुद्दीन जी क्यों हमें परेशान कर रहे हो, अब हम आपके साथ कभी घूमने नहीं जाएंगे लेकिन दोस्ती हमारी बनी रहेगी। तो कुछ भी हो सकता है, आपको अपना जवाब ढूंढ कर लिखना है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं अगला प्रश्न क्या है। जमाल साहब ने अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। देखो भाई यही तो हमारी समस्या है, यही तो हमारे समाज की समस्या है। अगर कोई इंसान शादी में मामूली कपड़े पहनकर चला जाए तो हम उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। कोई मामूली कपड़े पहनकर किसी पार्टी में आ जाए तो हम हंसने लग जाते हैं, उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो बहुत सुंदर कपड़े पहनता है वही ज़्यादा अमीर है, वही ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है। लेकिन क्या सिर्फ कपड़ों के पहनने से ही हम लोगों को पहचानेंगे? गलत बात है। तो ये समाज में ऐसी बुराई है कि हम बढ़िया कपड़े पहनेंगे तो भी सामने वाला बोलेगा, अरे वाह देखो भैया इसने कितने सुंदर कपड़े पहन रखे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा तो करना गलत है ना। इसीलिए जमाल साहब को परेशानी थी कि भाई ये समाज तो समझेगा नहीं, ये सब मेरा मजाक बनाएंगे, इसीलिए मैं मामूली कपड़े पहनकर नहीं जाऊंगा। नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? देखो भाई इसके पीछे तो अलग अलग कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि नसरुद्दीन अपनी बड़ाई करवाना चाहता हो सकता है कि नसरुद्दीन ये दिखाना चाहता हो कि जमाल साहब के पास पैसे नहीं है, जमाल साहब बहुत गरीब हैं। हो सकता है नसरुद्दीन ऐसा दिखाना चाहते हो कि मैं बहुत लोगों की मदद करता हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है नसरुद्दीन इनमें से कुछ नहीं करना चाहते थे। नसरुद्दीन बड़े ही सीधे किस्म के इंसान थे, लेकिन वो इतने सीधे थे कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात को किस ढंग से कहें। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि जमाल साहब नाराज हो जाएं, बल्कि वो केवल ये दिखाना चाहते थे कि जमाल साहब बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। हाँ, गलती से उनसे ये बात भी निकल जाती थी कि भाई ये अचकन मेरी है। अब देखो अगर नसरुद्दीन साहब उनको परेशान ही करना चाहते या नसरुद्दीन साहब उनकी बेइज्जती ही करवाना चाहते तो अगली बार भी वो यही कह सकते थे कि ये अचकन उनकी है। लेकिन उनमें वो इतने सीधे थे कि जमाल साहब ने जैसा कहा वैसा ही कहने लगे, है ना। तीसरी बार में जमाल साहब ने कहा था कि तुम चुप ही रहना, तो नसरुद्दीन जी ने भी कहा कि इस बारे में मैं बात ही ना करूं तो सही है। तो नसरुद्दीन सीधे साधे व्यक्ति थे जो समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपनी बात को कैसे रखें। इसीलिए
नसरुद्दीन साहब अपनी अचकन के बारे में बार बार बात कर रहे थे, लेकिन आपका नज़रिया कुछ और भी हो सकता है। वो आप अपने हिसाब से सोचकर जवाब देंगे, जवाब लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला टॉपिक हमारा होगा गपशप। पिछली कक्षा में हमने तुम्हारी समझ से इस भाग को समझ लिया था और इससे जुड़े प्रश्न उत्तर हमने कर लिए थे। तो आज जरा हम गपशप के बारे में जानेंगे। गपशप, तो चलिए समझते हैं ये क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गपशप का मतलब होता है बातें करना। गपशप का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बातें करना। जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा मतलब एक कहानी सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी जरा लिखकर तो बताओ। यानी कि अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा रहा है, कहानी को थोड़ा सा और मज़ेदार चटपटा बनाया जा रहा है। अब हुसैन साहब ने नसरुद्दीन और जमाल साहब से जुड़ी जो कहानी थी, जो किस्सा था, वो अपनी बेगम को सुनाया। बेगम का मतलब यहाँ पर क्या है? पत्नी। ठीक है, तो क्या हुआ? बेगम ने कहा, अरे कौन आया था? हुसैन साहब बोले, अरे कोई नहीं, नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम, तो बेगम ने क्या कहा? बेगम ने कहा होगा, नसरुद्दीन जी कुछ अचकन के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो अचकन क्या थी? हुसैन साहब कह सकते हैं कि अरे वो जो अचकन थी ना, वो नसरुद्दीन जी की थी और जमाल साहब ने पहन रखी थी। नसरुद्दीन जी ने मेरे सामने ही बता दिया कि वो अचकन उनकी है। बताओ भला ऐसे भी कोई बोलता है क्या? अपने दोस्त की मदद तो करी, लेकिन उसको बाहर सब में बताते हुए फिर रहे हैं नसरुद्दीन जी, ये बात तो गलत है। फिर बेगम बोलेगी, हाँ सही कह रहे हो आप, ये बात तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नसरुद्दीन जी को नहीं करना चाहिए था। तो इस तरीके से कहानी को आप और भी आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, और आपको ये कहानी अपनी कॉपी में भी लिखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द है घूमना फिरना, यानी कि अगला जो भाग है इस प्रश्न उत्तर का वो है घूमना फिरना। नसरुद्दीन ने कहा, आपने देखा था ना कहानी में, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। ठीक है, जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले तो उसे वह अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। किसे? कौन से अपने दोस्त? बताओ जरा, नाम बताओ जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल सही, जमाल साहब। कौन? जमाल साहब। तो जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले तो वो अपने दोस्त को मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्त से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? भाई हम मोहल्ला तो दिखाते नहीं होंगे, हम उनके साथ खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, या हम उसे अपने घर पे भी ले जाते हैं। कहते हैं चलो भाई चलो, मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवाता हूँ, चलो चलो मेरी दादी से मिलो, आओ मैं तुम्हें अपने घर पे अपना बैट दिखाता हूँ, है ना। तो इस तरीके से जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हम इस तरीके की बातें करते हैं। आप क्या करते हो ये आपको लिखना है। कम से कम 5 वाक्य तो जरूर लिखना प्यारे बच्चों, 5 वाक्य। ठीक है, कि हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो क्या करते हैं। अब स्कूल के अंदर भी तो हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, तब हम अपने दोस्तों के साथ क्या क्या करते हैं वो आप लिख सकते हैं। अगला, करके दिखाओ। करके दिखाओ मतलब अब एक्टिंग की बारी है भैया, अब होगा एक्शन। लाइट, कैमरा एंड एक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या है एक्शन के लिए। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। अभिनय मतलब एक्टिंग करनी है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो
कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। चलो देखते हैं। बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, अर्थात सज संवर कर बाहर जाना। अब एक्टिंग कैसे करेंगे भाई? अच्छे से सुंदर कपड़े पहनकर और मटकते लटकते ऐसे अटकते हम चलेंगे, तो उसे कहेंगे बन ठन कर घूमना। घड़ो पानी पड़ना, मान लो कि आप अपनी मम्मी को बोलो या आप अपने दोस्त के पास गए हो और दोस्त ने कह दिया, अरे मम्मी देखो इसने मेरी वाली चप्पल पहन रखी है। हाँ, तो घड़ो पानी पड़ना मतलब बहुत बेइज्जती महसूस होना। तो इसकी एक्टिंग हम कैसे कर सकते हैं? हम थोड़ा सा घबरा कर एक्टिंग कर सकते हैं, परेशान से होकर। तो वो हो गया घड़ो पानी पड़ना। मुंह बनाकर शिकायत करना, ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो भाई, है ना? तुम छोटे बच्चे हो तो तुम इस बारे में ज़रूर जानते हो कि कैसे मुंह बनाते हैं। जब हमारी मनपसंद कोई चीज़ नहीं होती है तो हम मुंह बना लेते हैं, है ना? तो मुंह बनाकर आप अपने दादाजी को, अपनी मम्मी को बोल सकते हो, मैंने बोला था मेरे लिए अच्छी सी मैगी बनाना, हाँ मैगी भी नहीं बनाई। तो मुंह बनाकर इस तरीके से शिकायत करना। गर्म जोशी से स्वागत करना, आप अपने पापा को बुलाओ अपने कमरे में, ठीक है? और जब पापा अंदर आए तो एक्टिंग करके बोलो, अरे आओ 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 जोशी साहब, आओ 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 बैठो, चाय पियोगे या पानी पियोगे, क्या करोगे, आओ बैठो बैठो। तो इस तरीके से एक्टिंग हो सकती है। इसमें 2 लोगों की ज़रूरत होगी। नाराज़ होना, नाराज़ तो तुम जानते ही हो कैसे होते हैं, है ना? कोई मनपसंद चीज़ हमारी ना हो तो हम नाराज़ हो जाएंगे। देखते ही रह जाना, आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, हैरान हो जाना, ठीक है? इनका मतलब है, आप देखते ही रह जाना मतलब, मान लो कोई आपके सामने एक दोस्त अपना बनाओ और उसको कहो कि मेरे सामने से गुजरे और उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हों, तो आप उसको बोल सकते हो, उसको जब देखोगे ना तो ऐसे आंखें खोल कर देखना, बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके। तो इसका मतलब हो गया कि आप उसको बड़ी हैरानी के साथ देख रहे हो, तो देखते ही रह जाना। तो इस तरीके से आप इनकी एक्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि सबकी ही हो, आप कुछ की भी कर सकते हैं एक्टिंग। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। घड़ो पानी पड़ना, अब देखो ये बार बार इस्तेमाल हो रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, समझना है। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ो पानी पड़ गया। घड़ो पानी पड़ना एक मुहावरा है। मुहावरे का मतलब होता है कुछ ऐसी बात जो सीधे सीधे ना कही जाए बल्कि घुमा कर कही जाए। मतलब घड़ो पानी पड़ना, इसकी जगह पर वो ये भी लिख सकते थे कि उनको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन नहीं, जब हम ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं तो बात और मज़ेदार हो जाती है। तो बातों को मज़ेदार करने के लिए उनको घुमा फिरा कर कहने के तरीके को ही मुहावरा कहते हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, बेइज्जती होना। तुम इसका मतलब पता करके अपने साथियों से या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश में ढूंढ भी सकते हो। तो आप मुहावरों के बारे में और भी जान सकते हो। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं 2 मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। अब जैसे घड़ों पानी पड़ता है तो इसका कैसा चित्र बनता है दिखाऊं आपको? चलो दिखाता हूँ। ये देख रहे हो जमाल साहब को? ये है हमारे जमाल साहब। ये जमाल साहब का चेहरा देख रहे हो जरा? अब इनका चेहरा बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है मानो इनके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया हो। मतलब बहुत बेइज्जती सी महसूस करना, है ना? तो इस तरीके की चेहरा बन रहा है दिमाग में। तो इस तरीके से हम जब मुहावरे बोलते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में चित्र बन जाते हैं। तो आपको भी एक मुहावरा कोई भी 2 मुहावरे चुनकर उनसे संबंधित चित्र बनाने हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से मुहावरे हैं। हाँ, तो चलो भाई मुहावरे सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास मुहावरे हैं। सर मुंडाते ही ओले पड़ना, ऊंट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद। अब सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, आप किसी छोटे से बच्चे का चेहरा बना सकते हो। और वो तो सिर मुंडाना मतलब
बाल कटवा लेना, सिर के सारे बाल कटवा लेना, ठीक है। और जैसे ही बाल कटवाए ऊपर से ओले गिर गए, हाँ तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मतलब जैसे ही कोई अच्छा काम किया तुरंत एक और मुसीबत आ गई, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब जरूरत से कम सामान अपने पास होना। दिया तले अंधेरा होना मतलब, दिया तले अंधेरे का मतलब होता है कोई एक ऐसी जगह जहां पर बहुत अच्छा काम तो हो रहा है लेकिन उसके पीछे ही कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमें दिखाई ना दे रही हो, ठीक है। तो दिया तले अंधेरा। ईद का चांद, ईद का चांद मतलब जो चीजें हमें बड़ी मुश्किल से दिखती हो, कभी कभी मिलती हो, कभी कभी दिखती हो, तो उसे हम ईद का चांद कहते हैं। जैसे मान लो आपका कोई रिश्तेदार आपके घर पे बहुत दिनों के बाद आया हो, तो आपके मम्मी पापा कह रहे हो अरे आप तो ईद का चांद हो गए हैं, हाँ दिखते ही नहीं है। तो ईद का चांद मतलब जब कोई इंसान कभी कभी दिखे। कौन है कैसा, अगला सवाल। नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द ही बता रहा है कि अचकन कैसी थी, बहुत चमकदार अचकन थी वो। कहानी में ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हों, उन्हें छांट कर नीचे लिखो। जैसे दोस्त, लेकिन दोस्त भी कैसा, पुराना। तो जो ये पुराना शब्द है वो दोस्त के बारे में बता रहा है कि दोस्त नया नहीं है, दोस्त पुराना है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। जो किसी के बारे में विशेष बात बताए, कोई खास बात बताए, कोई नई बात बताए, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलो मैं आपको कुछ और उदाहरण दिखाता हूं। देखो यहां पर ये उदाहरण है, मामूली सी पोशाक। अब पोशाक कैसी है, मामूली सी है। तो ये जो मामूली शब्द है, मामूली सी जो शब्द है वो क्या है, विशेषण। क्या है प्यारे बच्चों, विशेषण। जो पोशाक के बारे में बता रहा है कि पोशाक मामूली सी है, नई नहीं है, अच्छी नहीं है। अब अगला विशेषण ढूंढते हैं। चलो भाई विशेषण ढूंढो, विशेषण ढूंढो जो किसी की विशेषता बताए। विशेषण ढूंढो, विशेषण ढूंढो जो किसी की विशेषता बताए। अब इधर देखो, दिखा कोई शब्द, ये रहा, खास दोस्त। अब ये जो खास शब्द है ये अपने आप में कैसा शब्द है प्यारे बच्चों, विशेषण। कैसा शब्द है, विशेषण। क्योंकि ये दोस्त के बारे में बता रहा है कि दोस्त कोई आम दोस्त नहीं है, कोई साधारण दोस्त नहीं है, बहुत खास दोस्त है ना। तो ये भी क्या है, विशेषण है। ऐसे ही प्यारे बच्चों आपको बहुत सारे विशेषण मिल सकते हैं, इधर से उधर बहुत सारे विशेषण आपको दिख सकते हैं। आपको उन विशेषण को ढूंढना है, ऐसे शब्दों को ढूंढना है और उन शब्दों के बारे में लिखना है। जैसे कि ये रहा पुराने दोस्त, तो ये भी क्या है, एक विशेषण है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, विशेषण का मतलब आपको समझ में आया होगा कि विशेषण का मतलब होता है जब हम किसी चीज के बारे में अच्छी बात कर रहे हो या कोई ऐसा शब्द जो किसी वस्तु के बारे में या किसी इंसान के बारे में कुछ खास बातें बता रहा हो, ठीक है। तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण शब्द कहते हैं। चलिए अब इस पाठ से संबंधित केवल 2 ही प्रश्न रह गए हैं, उनको भी सीख लेते हैं ताकि हमें फिर से अलग से वीडियो ना बनानी पड़े। पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते होगे। बिल्कुल खेलते हैं, पर क्या तुम अब उनके परिवार के बारे में जानते हो सकता है कुछ बच्चे जानते भी हों, लेकिन चलो दोस्तों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो।
आपका जो भी बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है, आपको उसके परिवार के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। आप पूछ सकते हो कि घर में कितने लोग हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, उन सब की क्या क्या आयु है, यानी कि उम्र क्या क्या है, और वो क्या क्या काम कर सकते हैं। इस तरीके से तुम बहुत तरीके के सवाल उनसे पूछ सकते हो। जैसे उनकी बड़ी बहन को क्या खाना पसंद है, उनकी बड़ी बहन कौन सी कक्षा में पढ़ती है ना, आपके दोस्त की बहन। तो इस तरीके से तरह तरह के सवाल बनाकर उनके जवाब ढूंढो। अब इससे हम क्या सीखेंगे, हमको क्या करना आ जाएगा, हमको सवाल और जवाब करना आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सवाल जवाब अगर करना सीखना है तो आपको ये एक्टिविटी जरूर करनी है। तो चलिए अब हम जानते हैं शब्दों का हेर फेर। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज़रूरी है, शब्दों का हेर फेर समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर देखो, दो शब्द लिखे हुए हैं, एक शब्द लिखा है झूठा, एक लिखा है जूठा। अब दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सही शब्द जो है वो ये है, झूठा, झूठा। यहाँ पर जो ये झ है और इधर ज, तो इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन में बहुत अंतर है, इन दोनों के उच्चारण में बहुत अंतर है। इसे हम कहते हैं झ जिसमें ताकत लगती है, और ये है ज जिसमें कम ताकत लगती है। तो अगर हमें लिखना है झूठा तो सही ये है, ये लिखने का तरीका गलत है। अब है क्या ये, चलिए पढ़ते हैं। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज, यहाँ पर यही चीज सीखनी है प्यारे बच्चों। इस नीचे वाली बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं, और ऐसे शब्द जो जिनके नीचे किसी भी अक्षर के नीचे इस तरीके की बिंदु लगी हो, वो शब्द ज़्यादातर अरबी भाषा से या फारसी भाषा से आए हुए होते हैं। यानी कि वो हमारी हिंदी भाषा के शब्द नहीं होते, वो दूसरी भाषाओं के शब्द हैं जो अब हम हिंदी भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम कहते हैं नुक्ता, और जब ज के नीचे ये नुक्ता लग जाता है तो इसकी आवाज़ बदल जाती है, इसका उच्चारण बदल जाता है। इसे कहा जाता है ज। जैसे मधुमक्खी जैसी आवाज़ करती है ना, तो ऐसी ही आवाज़ इससे निकलती है, यानी कि आवाज़ ज। अब अगला शब्द भी देखिए, ज़रा। ज़रा, ज़रा मतलब थोड़ा, थोड़ा। लेकिन अगर हम इस ज़रा पे से ये बिंदु हटा दें तो ये बन जाएगा जरा। क्या बन जाएगा, जरा। जरा मतलब होता है बुढ़ापा। जरा मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। तो इससे आप अर्थ समझ सकते हैं। यहीं पर मैंने आपको दो नुक्ता वाले शब्द मैंने सिखा दिए हैं। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से इस नुक्ते की मदद से, या नुक्ता जब लग जाता है तो किस तरीके से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। तो ये है ज़रा अर्थात थोड़ा, लेकिन अगर मैं इस पर ये नुक्ता न लगाऊं तो इसका मतलब हो जाता है बुढ़ापा। ठीक है, क्या मतलब हो जाता है प्यारे बच्चों, बुढ़ापा। तो चलिए आगे देखते हैं। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। ज़रा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। तो इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है गधा, ये है गधा, ये है घड़ा, ये है गधा, गधा, ये है गधा। ठीक है, ये है गधा, ये है गधा। घूम, झूम, राज, राज, फन, फन। ध्यान देना बच्चों, जब इस फ के नीचे अगर नुक्ता लग जाता है तो इसकी आवाज़ FAN, जैसे फैन है
तो इसकी आवाज़ इस तरीके से आएगी, यानी कि फ़ैन। लेकिन अगर ये नुक्ता ना हो, अगर हम नुक्ते का इस्तेमाल ना करें, तो ये बोला जाएगा फन। फन अर्थात PHAN, फन। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब हुआ। अगला शब्द है सजा, सज़ा, खोल, खोल। अब इनके वाक्य हम देखते हैं। चलिए वाक्य देखते हैं, वाक्यों का किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। देखिए, गढ़ा, कुमार घड़ा बनाता है। गढ़ा, तुमने सुंदर मूर्ति गढ़ी है। घूम, बच्चे पार्क में घूम रहे थे। झूम, पौधे हवा से झूम रहे थे, झूम रहे हैं। झूम मतलब एक ही जगह पर खड़े होकर जब हम हिलते डुलते हैं तो उसे हम झूम कहते हैं, क्योंकि पौधे तो चल नहीं सकते ना, तो इसलिए वो एक ही जगह पर खड़े, यानी कि एक ही जगह पर रहकर इधर उधर झूमते हैं हवा की वजह से। राज, पुराने समय में यहाँ मुग़लों का राज था। आगे देखते हैं। राज, तुम्हारे सबको तुम्हारे इस राज का पता चल गया है। फन, तानसेन अपने फन में माहिर था। फन मतलब जो उसको कला आती थी या जो कौशल उसके पास था, जो वो काम करना जानता था, उसमें वो बहुत ज़्यादा माहिर था। आगे देखते हैं। अगला है फन, सांप ने अपना फन उठा लिया। यहाँ पर फन का मतलब है सांप का मुंह, सांप का मुंह। ठीक है। सजा, दिवाली के दिन सारा शहर सजा हुआ था। सजा, ज़, चोर को सज़ा ज़रूर मिलेगी। खोल, मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया। खोल, उबला हुआ पानी खोल रहा था। तो इस प्रकार से इन शब्दों को हमने वाक्यों में प्रयोग किया, इनके अर्थों को समझा। इस प्रकार से ये पाठ पूरा हुआ प्यारे बच्चों। आपको अगर कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद।